नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 9 जून 2026 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम आर्टिकल आज डिस्कस करेंगे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से संबंधित। दूसरा आर्टिकल द हिंदू का ही इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित। तीसरा आर्टिकल हम इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कस करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित। और पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो इस टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए स्कैन करके। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले मैप में आप लोकेशन देख लीजिए। देखो ये है मेनलैंड इंडिया, ये श्रीलंका है और साइड में ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और यहां पे ग्रेट एंड ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में सबसे नीचे जो है ये है ग्रेट निकोबार आइलैंड। क्या है? ग्रेट निकोबार आइलैंड। ये अंडमान एंड निकोबार आर्किपिलगो का ना सबसे साउदर्न हिस्सा है, सबसे नीचे वाला हिस्सा है। और यहां पे जो फॉरेस्ट है ना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है और बिल्कुल फॉरेस्ट अभी नेचुरल फॉर्म में है। कोई छेड़छाड़ अभी तक इंसान ने वहां पे ज्यादा की नहीं है। यहां पे देखो ग्रेट निकोबार आइलैंड में ना आप आसपास ऐसे ऐसे रेयर कोरल रीफ्स देखोगे, जानवर देखोगे तो दुनिया में ना और कहीं पर नहीं मिलते। समझ गए? अब 2 टर्म्स है, इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। वैसे तो देखो पता ही होगा। एक एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज मतलब देखो वो प्रजातियां होती हैं जो सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पे मिलती है, जो सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पे मिलती है, मतलब वहां की मूल निवासी। जैसे देखो निकोबार मेगापोड। निकोबार मेगापोड एक रेयर पक्षी है। अब यह पक्षी सिर्फ यहीं पर मिलता है। समझ गए? अगर यहां के जंगल काटे गए तो ये जो पक्षी है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये और कहीं मिलता ही नहीं है, स्पेसिफिक जगह पे मिलता है। जैसे लेदरबैक टर्टल है। लेदरबैक टर्टल यानी जो टर्टल है ये गलीथिया बे में मिलता है। गलीथिया बे जो है इनका नेस्टिंग ग्राउंड है, यहां पे ये अंडे वगैरह देते हैं। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स देखो मलक्का स्ट्रेट के भी बहुत नजदीक है। यहां पे जो मलक्का स्ट्रेट है ना उसके बहुत नजदीक है और यहां से वर्ल्ड का बहुत सारा ट्रेड होता है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो लोकेशन है बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। तो ये कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए थी जो मैंने आपको बता दी। अब कुछ समय पहले ना सरकार ने यहां पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया 91,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट में ना 4 पिलर हैं, 4 मेन चीजें सरकार कर रही है। सबसे पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अब देखो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होता क्या है? जो बड़ी शिप्स होती है ना वो देखो शैलो पोर्ट्स पे नहीं जा सकती, तो उनको क्या करना पड़ता है? बड़ी शिप्स को अपना सामान अनलोड करना पड़ता है और सामान अनलोड होके फिर वो छोटी छोटी शिप्स में लोड होता है। तो ऐसे पोर्ट को बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, जहां पे ये सारा काम होता है। समझ गए? ऐसे पोर्ट्स को बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड में गलीथिया बे में सरकार बनाने वाली है। फिर दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहां पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा जिसका ड्यूल यूज होगा, सिविलियन और मिलिट्री दोनों पर्पजेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और स्ट्रेटेजिक डिफेंस के दृष्टिकोण से भी ये एयरपोर्ट बनाया जाने वाला है। फिर नेक्स्ट है पावर प्लांट। गैस और सोलर एनर्जी वाला पावर प्लांट यहां पे बनाया जाएगा, ताकि नई जो टाउनशिप, चौथा पॉइंट नई टाउनशिप से है, नई पूरी तरह से टाउनशिप यहां पे बसाई जाएगी, जहां पे उस टाउनशिप में वर्कर्स रहेंगे, ऑफिशियल्स रहेंगे और जो भी पॉपुलेशन यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उस इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित पॉपुलेशन कहीं ना कहीं तो रहेगी ना। तो उसके लिए एक नई टाउनशिप भी बसाए जाने का प्रोविजन है इस प्रोजेक्ट में। और उस टाउनशिप के लिए जो बिजली चाहिए उसके लिए गैस और सोलर बेस्ड पावर जनरेशन वाला पावर स्टेशन होगा। तो ये 4 मेन पिलर हैं इस 91,000 के प्रोजेक्ट में। अब आप पूछोगे सर प्रॉब्लम क्या है? देखो इस प्रोजेक्ट के लिए ना जो प्राइमरी फॉरेस्ट है ना, प्राइमरी फॉरेस्ट मतलब ऐसे जंगल जो सदियों से अनटच्ड हैं, इंसान ने उनको नहीं छेड़ा अभी, तो ऐसे बहुत सारे जो फॉरेस्ट हैं वो काटे जाएंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। तो आर्टिकल में ना बहुत पावरफुल पॉइंट दिया जाता है। मतलब टाइटल क्या है आर्टिकल का? स्ट्रेटेजिक आफ्टर थॉट।
स्ट्रेटेजिक आफ्टर थॉट का मतलब होता है जो बाद में सोचा गया हो अपने फायदे के लिए। तो राइटर ये कहते हैं सरकार देखो इस प्रोजेक्ट से संबंधित इंफॉर्मेशन या फिर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की इंफॉर्मेशन ना वो छुपा रही है पब्लिक से। ये कह के छुपा रही है कि भाई ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इस प्रोजेक्ट की, इस वजह से हम इंफॉर्मेशन पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन देखो आर्टिकल का ये कहना है फाइनेंस मिनिस्ट्री की ना एक बॉडी है पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की बॉडी है। अगस्त 2024 में ना पीआईबी ने ये बोला था कि इस पोर्ट प्रोजेक्ट में ना कोई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव नहीं दिख रहा है हमें, ये सिर्फ एक कॉमर्शियल पोर्ट लग रहा है। ये बात खुद बोली थी फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक बॉडी ने, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने, कि कोई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव नहीं है, बस एक कॉमर्शियल पोर्ट है। तो फिर ये स्ट्रेटेजिक वर्ड सरकार ने क्यों अटैच कर दिया इस प्रोजेक्ट के साथ में? जब आप पूछोगे सर स्ट्रेटेजिक वर्ड का मायने क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, भाई स्ट्रेटेजिक वर्ड ऐड हो गया ना तो मतलब ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, सरकार देश की सुरक्षा के लिए ये कर रही है। तो जब देखो देश की सुरक्षा का मामला आ जाता है फिर तो भाई ये क्लियरेंस नाम के हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, फिर क्लियरेंस का मायना नहीं है। तो इसलिए सरकार ने स्ट्रेटेजिक वर्ड अटैच कर दिया इस प्रोजेक्ट के साथ में। कैसे अटैच हुआ ये, अब यहां पे आप देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये स्ट्रेटेजिक वर्ड अटैच किया। आर्टिकल ये कहता है कि ये टैग सिर्फ इसलिए बाद में अटैच किया गया ताकि क्लियरेंस आसानी से मिल सके और कोई सवाल ना पूछे। अब यहां पे एक और टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल टर्म क्या है, वायबिलिटी गैप फंडिंग, वीजीएफ, अगली स्लाइड पे है वीजीएफ, वायबिलिटी गैप फंडिंग। क्या कंसेप्ट होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग का? देखो जब सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को ये कहती है ना कि तुम देश के लिए ये जरूरी प्रोजेक्ट बनाओ और अगर तुम्हें थोड़ा बहुत पैसों का नुकसान भी हुआ तो वो पैसा हम तुम्हें वीजीएफ के रूप में देंगे, वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में देंगे। तो ये कंसेप्ट होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग का। तो इस प्रोजेक्ट को ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी, ये कमेटी जो है ना, ये देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी, इस कमेटी ने इस प्रोजेक्ट को क्लियर कर दिया, लेकिन 12,220 करोड़ की जो वायबिलिटी गैप फंडिंग थी ना वो देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? इस कमेटी ने ना पोर्ट मिनिस्ट्री से ये बोला कि भाई अगर पोर्ट बनाना है तो अपने पैसे से पोर्ट बनाओ, इसके लिए तुम वायबिलिटी गैप फंडिंग मत मांगो। पॉइंट क्लियर है? कमेटी ने मना कर दिया पोर्ट मिनिस्ट्री को कि हम वायबिलिटी गैप फंडिंग नहीं देंगे, अप्रूवल तो दे दिया प्रोजेक्ट बना लो, लेकिन फंडिंग देने से मना कर दिया, हम वीजीएफ नहीं देंगे, आप अपने पैसों से ये पोर्ट बनाओ। अब लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन आप देखो, अगर ये प्रोजेक्ट देश के लिए जरूरी है तो भाई सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए पैसा क्यों नहीं दे रही है? सोचने वाली बात है। अगर देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है तो सरकार फिर पैसा क्यों नहीं दे रही है वीजीएफ वाला, वायबिलिटी गैप फंडिंग वाला? और मान लो अगर ये प्योरली कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है तो देखो बिना वायबिलिटी गैप फंडिंग के ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। तो क्या देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जरूरी प्रोजेक्ट को सरकार फेल होने दे सकती है? और सबसे लास्ट में अगर मान लो इसका रियल पर्पस सिर्फ मिलिट्री का है तो भाई इसे आप कॉमर्शियल ट्रांसशिपमेंट हब बोल ही क्यों रहे हो? फिर बोलो ना कि हम मिलिट्री पर्पसेस के लिए पोर्ट बना रहे हैं, सीधा सीधा बोलो, फिर ये क्यों बोल रहे हो कि कॉमर्शियल ट्रांसशिपमेंट हब बना रहे हैं? तो कंक्लूजन यही निकल के आता है कि इकोनॉमिक्स और नेशनल सिक्योरिटी के बीच में जो बैलेंस होना चाहिए ना वो बैलेंस मिसिंग है। समझ गए? साइंस देखो ये कहती है कि ये जो गलीथिया बे है ना यहां पे निकोबार आइलैंड के पास में, गलीथिया बे और ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो लॉस एक बार हो गया तो वो इरिवर्सिबल होगा। सरकार ये कहती है कि हम कंपनसेटरी एफोरेस्ट्रेशन करेंगे, मतलब कहीं और पेड़ उगा देंगे। समझ रहे हो? कंपनसेटरी एफोरेस्ट्रेशन का कंसेप्ट ये होता है एक पेड़ काटेंगे तो हरियाणा या फिर एमपी में कोई दूसरा पेड़ लगा देंगे, ये होता है कंपनसेटरी एफोरेस्ट्रेशन। आप सोच के देखो, क्या हरियाणा में पेड़ लगाने से जो निकोबार के रेयर लेदरबैक टर्टल्स हैं या फिर मेगापोड हैं वो वापस आ जाएंगे? कभी नहीं आएंगे।
क्योंकि ग्रेट निकोबार में जो फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं ना, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो उसको काटने के जगह पे आप छोटे मोटे पेड़ लगाओगे, वो कभी कामयाब नहीं होंगे, वो जंगल नहीं बनेंगे। और फिर इवन ट्राइबल राइट्स की आप बात कर लीजिए। यहां पे देखो दो मेन इंडिजिनस ट्राइब्स हैं, एक सोमपेन ट्राइब, एक ग्रेट निकोबारिस ट्राइब। अब ये सोमपेन जो ट्राइब है ना, ये तो पीवीटीजी में आती है, समझ गए? पीवीटीजी मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये प्री नियोलिथिक हंटर और गैदरर हैं, अभी भी जानवर को मार के इकट्ठा करते हैं खाना वगैरह। अब ट्राइबल काउंसिल्स ये कह रही हैं कि सरकार ने उनसे मंजूरी तो ली, लेकिन फुल डिस्क्लोजर नहीं दिया, पूरी बात नहीं बताई। उन्हें यह नहीं बताया गया कि कितने बड़े स्केल पे फॉरेस्ट काटे जाएंगे और जो प्रोजेक्ट स्टैब्लिश हो रहा है वो किस स्केल का है। अब देखो 2004 की सुनामी में ना, इन ट्राइब्स का सब कुछ यहां पे तबाह हो गया था। सरकार ने इनको जो रीसेटलमेंट वाली लैंड दी थी ना, अब प्रोजेक्ट के लिए वो जो पुश्तैनी लैंड है ना, वो भी इनको डर है कि हमसे छीन लिया जाएगा। समझ गए? ट्राइबल्स ये बोलते हैं कि भाई हम देखो डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। ट्राइबल्स कहते हैं हमारा झगड़ा 3 चीजों से है। सबसे पहले स्केल, कि आइलैंड इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, प्रोजेक्ट का स्केल बहुत बड़ा है। दूसरा, ट्राइबल्स का कहना है सीक्रेसी, कि क्लियरेंस की जो बात है क्यों छुपाई जा रही है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, और दूसरी जो क्लियरेंस की बात है, ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है, पब्लिक इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है उनके रिगार्डिंग। और तीसरी चीज है सीक्वेंस, मतलब बिना सोचे समझे प्रोजेक्ट को इतना तेजी से पुश किया जा रहा है। अब बात आती है वे फॉरवर्ड की। देखो सबसे पहली चीज, इस प्रोजेक्ट से संबंधित ना एक हाई पावर्ड कमेटी गठित की गई थी। तो सबसे पहले तो उस हाई पावर्ड कमेटी की जो फाइंडिंग्स हैं वो पब्लिक के सामने डिस्क्लोज करनी चाहिए। देश के नागरिकों को और पार्लियामेंट को ये पूरा पूरा हक है कि इतने बड़े स्केल का अगर कोई मेगा प्रोजेक्ट आ रहा है तो उससे संबंधित छानबीन कर सकें। दूसरी चीज ये कि भाई पब्लिक एक्सचेकर में जो पैसा है वो जनता के ऊपर टैक्स लगा के इकट्ठा किया है, तो असली जो कॉस्ट है सरकार को कितना आएगा इस प्रोजेक्ट में वो बताना चाहिए। जो भी हिडन सब्सिडीज हैं इस प्रोजेक्ट में सरकार अपनी तरफ से पैसा दे रही है, जो भी लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट है, जो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, सब पब्लिक को बताना चाहिए कि कितना खर्चा आएगा इस प्रोजेक्ट पे। तीसरे नंबर पे इन्वायरमेंटल बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब देखो इरिवर्सिबल डैमेज होगा, मतलब ऐसा डैमेज होगा जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता इस प्रोजेक्ट के बनने से। तो फायदा जितना हो रहा है इस प्रोजेक्ट से, क्या वो ज्यादा है जो इकोलॉजी बर्बाद हो रही है उससे? ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए, समझ गए? क्योंकि एक मान लो फायदा तो होगा, जाहिर तौर पे प्रोजेक्ट बनेगा तो फायदा तो होगा, क्या वो उतना फायदा है कि जो परमानेंट बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी उसे कंपनसेट किया जा सके? नहीं, शायद उतना नहीं होगा। मतलब जो इकोलॉजी बर्बाद होगी उसकी ज्यादा वैल्यू है एज कंपेरिजन टू जितना इकोनॉमिक गेन होगा इस प्रोजेक्ट से। तो ये देखो पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। राइटर कुल मिला के एक बात बोलते हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है देश में तो कम से कम ट्रांसपेरेंसी तो देखो होनी चाहिए। ये कीवर्ड्स हैं जो आर्टिकल में हमने डिस्कस किए, इनको आप यूज कर सकते हो आंसर्स में। ये अब इतना कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन प्री में यूपीएससी पूछेगी भी तो देखो वो वैसा पूछेगी, मतलब ये ट्राइब से संबंधित पूछ सकती है, ज्योग्राफी से संबंधित पूछ सकती है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने कंफर्म किया था, ये बेकार का ऑप्शन है, ये नहीं पूछेगी। कौन सी स्पीसीज रहती हैं, इकोलॉजी क्या है, ज्योग्राफी, लोकेशन, उन सब पे पूछ सकती है यूपीएससी, पूछे भी हैं पास्ट में। ये मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इतिहास तो काफी हद तक आपको पता ही होगा इंडिया बांग्लादेश का। 1971 में बांग्लादेश के लिबरेशन में इंडिया का बड़ा रोल रहा था, लेकिन देखो हाल फिलहाल में डायनामिक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं। अगस्त 2024 में ना
बांग्लादेश में जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए थे शेख हसीना की सरकार के अगेंस्ट, और प्रोटेस्ट के दौरान ना शेख हसीना भागकर भारत आ गई थी। और उसके बाद में वहां पे जो काम चलाऊ सरकार बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। इंटरिम गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक काम चलाऊ गवर्नमेंट। तो जो काम चलाऊ गवर्नमेंट बनी थी ना मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप में, तो उस समय रिलेशन काफी ज्यादा खराब हो गए थे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। लेकिन इलेक्शन के बाद में वहां पे प्रधानमंत्री बने तारिक रहमान। तारिक रहमान ये बांग्लादेशी नेशनल पार्टी के हैं। शेख हसीना के जो विरोधी थी ना खालिदा जिया, उनके बेटे हैं ये तारिक रहमान। अब तारिक रहमान की सरकार को ना 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब देखो दोनों देशों के बीच में ना वैसी गर्माहट नहीं है जैसा शेख हसीना के समय थी। अब दोनों देशों के बीच में एक बड़ा ना ट्रस्ट का डेफिसिट आ गया है। इंडिया ने देखो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, नई सरकार जब बनी ना तो इंडिया ने उस समय दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। कैसे? हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे जयशंकर, वो ढाका गए थे। इनकी माताजी की डेथ हो गई थी। प्रधानमंत्री तारिक रहमान की जो माताजी थी खालिदा जिया, उनकी डेथ हो गई थी। तो कंडोलेंसेस देने हमारे विदेश मंत्री वहां पे गए थे ढाका में। इवन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने भी प्रधानमंत्री मोदी का पर्सनल इनविटेशन उन्हें दिया भारत आने के लिए। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वो भी तारिक रहमान की स्वीयरिंग इन सेरेमनी में यानी शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया था। समझ गए? लेकिन देखो अभी ना बांग्लादेशी नेशनल पार्टी के जो लीडर्स हैं ना, बांग्लादेशी नेशनल पार्टी जो रूलिंग पार्टी है बांग्लादेश में, उनके लीडर्स खुश नहीं हैं। उन्हें देखो कॉन्क्रीट एक्शंस चाहिए भारत सरकार की तरफ से, सिर्फ जेस्चर्स नहीं चाहिए। जैसे देखो जब काम चलाऊ सरकार थी ना मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप में, उस समय इंडिया ने कुछ कदम उठाए थे। जैसे बांग्लादेशी गुड्स का जो ट्रांसशिपमेंट था ना वो रोक दिया था बॉर्डर पे। इसके अलावा बांग्लादेशी लोगों के लिए बिजनेस और मेडिकल वीजा की जो सर्विसेज थी वो सस्पेंड कर दी थी। और दूसरे जो बांग्लादेशी गुड्स थे उनके लिए भी मार्केट एक्सेस को रोक दिया था। समझ गए? ये सारे कदम इंडिया ने उस समय उठाए थे जब मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप में काम चलाऊ सरकार थी और रिलेशन खराब हो रहे थे। तो बांग्लादेश अब ये चाहता है कि इंडिया इन सभी एक्शंस को ना रिवर्स करे। बांग्लादेश की रूलिंग पार्टी ऐसा इसलिए भी चाहती है, उनको लगता है कि बांग्लादेश में ना कुछ सेक्शंस एंटी इंडिया हैं। जैसे देखो जमात इस्लामी है, कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंटी इंडिया है। तो अगर इंडिया ये सारे स्टेप्स जो पहले इंडिया ने लिए थे वो वापस नहीं लेगी, तो भाई बांग्लादेशी नेशनल पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान, वो फिर इंडिया के साथ में एंगेजमेंट नहीं कर सकेंगे। बिना इन स्टेप्स के वापस लिए उनका विरोध होगा काफी ज्यादा बांग्लादेश में, और बोला जाएगा कि तुम भी बिक गए, तुम भी इंडिया के सामने तुमने घुटने टेक दिए। तो ना तारिक रहमान को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में काफी प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है कि इंडिया पहले हमारे लिए कुछ करे, तभी वो इंडिया के साथ में आगे एंगेजमेंट में बढ़ेंगे। समझ गए? और बांग्लादेशी नेशनल पार्टी का ये कहना है, रूलिंग पार्टी का ये कहना है कि देखो काम चलाऊ सरकार जो थी वो बार बार एक मांग उठा रही थी कि शेख हसीना को भारत वापस सौंपे बांग्लादेश को, उनके खिलाफ यहां पे मुकदमा चल रहा है। लेकिन हमने ये मामला नहीं उठाया। नई सरकार बनने के बाद में हमने ये मामला उठाया ही नहीं। तो कम से कम इंडिया को भी थोड़ा हमें कंसेशन देनी चाहिए थी, एक दो फैसला हमारे हित में भी करना चाहिए था इंडिया को, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बल्कि बांग्लादेश ने यह आरोप लगाया इंडिया के ऊपर कि असम और वेस्ट बंगाल में जब इलेक्शंस थे तो इंडियन पॉलिटिशियंस ने ना बार बार एग्रेसिवली बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेशन का इशू उठाया। तो ये भी एक प्रकार से ना हार्श स्टेटमेंट्स थी इंडियन पॉलिटिशियंस की तरफ से, और बांग्लादेश की बेइज्जती के समान था। तो एक प्रकार से बांग्लादेश की रूलिंग पार्टी के लीडर्स को अब ये लग रहा है कि इंडिया ने ना हमें धोखा दिया। धोखा मतलब अभी नई सरकार बनने के बाद में हमने तो उनको कंसेशन दिया, शेख हसीना का मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया। हमने देखो क्लैरिफाई तो किया कि जो इलेक्शन में स्पीच दी जाती है कि भाई वो फॉरेन पॉलिसी नहीं है, वो इलेक्शन जीतने के लिए स्पीच होती है। लेकिन डिप्लोमेसी में देखो वर्ड्स की बहुत कीमत होती है,
तो इसलिए डैमेज तो हो चुका है, राइटर ये बोलते हैं। अब एक चीज फिर ये बोली जाती है, जब देखो इंडिया से उम्मीद पूरी नहीं हुई तो वहां के जो प्रधानमंत्री तारिक रहमान है, अब वो चाइना की तरफ देख रहे हैं, मलेशिया की तरफ देख रहे हैं। जून के आखिरी वीक में ना उनके इन दोनों देशों में विजिट्स प्लान्ड है। वैसे देखो उनको इंडिया आना चाहिए था फर्स्ट विजिट के तौर पे, लेकिन वो इंडिया नहीं आ रहे हैं, वो मलेशिया जा रहे हैं और फिर चाइना भी जा रहे हैं। तो एक प्रकार से इंडिया के अगेंस्ट ना वो चाइना कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राइटर बोलते हैं देखो चाइना ना बांग्लादेश को नदियां नहीं दे सकता, नदियां इंडिया दे रहा है। मतलब इंडिया तो क्या दे रहा है, ज्योग्राफी ऐसी है कि हमारे यहां से होके नदियां वहां पे बांग्लादेश में जाती हैं। तो ना 1996 में एक ट्रीटी साइन हुई थी, गंगा वाटर ट्रीटी। अब ये जो गंगा वाटर ट्रीटी है ना, ये भाई एक्सपायर हो रही है 31 दिसंबर 2026 को। अगर मान लो ये ट्रीटी रिन्यू नहीं हुई, अगर मान लो ये ट्रीटी रिन्यू नहीं होती है तो बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बांग्लादेश का वेस्टर्न पार्ट है और सेंट्रल पार्ट है ना, वहां पे एक प्रोजेक्ट से पानी मिलता है। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? उस प्रोजेक्ट का नाम है गैंजीज कोबाडक प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा अगर ये गंगा वाटर ट्रीटी रिन्यू नहीं हुई तो। और किसानों को ना बीजों को बोने वाले सीजन में ना पानी नहीं मिल पाएगा। अब ये एक ऐसा फैक्ट है जिसका देखो कोई अल्टरनेटिव नहीं है बांग्लादेश के पास में। इस प्रोजेक्ट का कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, चाइना नहीं दे सकता। और देखो अभी ना जो नई गवर्नमेंट है ना रहमान की, तारिक रहमान की, वो अंदरूनी मामलों में ना फेल हो रही है। जैसे बांग्लादेश में ना बहुत सीवियर मीजल्स की बीमारी फैली हुई है। 600 से ज्यादा बच्चों की डेथ हो गई है मीजल्स की वजह से। बच्चों को मीजल्स का टीका लगता है बिल्कुल शुरुआत में ही, और मीजल्स की बीमारी वैसे काफी खतरनाक होती है, वो फैल रही है। और इसके अलावा देखो यूएस इजराइल के बीच में फाइट चल रही है। यूएस इजराइल के बीच में नहीं, यूएस इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद हो गया। तो बांग्लादेश में भी इंडिया की तरह एनर्जी क्राइसिस आ गए। वहां पे तो जो एनर्जी क्राइसिस है वो इंडिया से भी भयंकर है। लैंड ऑर्डर भी वहां पे काफी ज्यादा कमजोर है। सेक्सुअल वायलेंस के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। और इन सब के बीच जो शेख हसीना की पार्टी है ना, अवामी लीग, वैसे तो देखो उस पर बैन लगा हुआ है, लेकिन बैन लगने के बावजूद भी वो जो पार्टी है ना अपने लोगों को फिर से इकट्ठा कर रही है। तो देखो अगर दिसंबर 2026 तक तारिक रहमान अगर ये ट्रीटी रिन्यू नहीं करवा पाए तो उनको डर है कि हमारी सरकार ना गिर जाए। राइटर देखो लास्ट में ये बोलते हैं कि दोनों देशों को ना थोड़ा मेच्योरिटी दिखानी चाहिए, प्रैग्मेटिज्म दिखानी चाहिए, यानी व्यवहारिक डिसीजन लेने चाहिए, ना कि आइडियल। अगर देखो बांग्लादेश मान लो अशांत होता है या अनस्टेबल होता है ना, तो ये भाई इंडिया के हित में नहीं है। हमें भी बांग्लादेश के साथ में ना रिश्ता मेंटेन करने में थोड़ा बड़े भाई की तरह बिहेव करना चाहिए, थोड़ा खुला दिल दिखाना चाहिए। और बांग्लादेश को भी देखो ये सोचना चाहिए कि भाई इंडिया के बिना उनका गुजारा नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी दोनों देशों की ना मिली हुई है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मतलब क्या होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का? आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो आपको ना एक नया बिजनेस शुरू करना है। अब पुराने जमाने में क्या होता था, एक रजिस्ट्रेशन के लिए ना 10-10 सरकारी ऑफिस के ना चक्कर काटने पड़ते थे, और इसको हम बोलते थे लाइसेंस राज। हर छोटी से छोटी चीज के लिए लाइसेंस लेना। लेकिन देखो इससे ना बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है और देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है। एडम स्मिथ, महान इकोनॉमिस्ट, उन्होंने एक बात बोली थी, नेशंस को ग्रो करने के लिए ना बस 3 चीजें चाहिए। शांति चाहिए, आसान टैक्सेस चाहिए, और एक टॉलरेबल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस चाहिए। मतलब एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो टॉलरेट करता है चीजों को, जो जस्टिस दिलवाता है। सिर्फ 3 चीजें चाहिए। तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना वो यही करता है, वो इन सब चीजों को मेजर करता है कि किसी देश में लीगल सिस्टम जो है वो नए बिजनेसेस को कितना सपोर्ट करता है,
किसी देश में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नए बिजनेसेस को कितना सपोर्ट करता है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये देखता है कि ना नया बिजनेस इस्टेब्लिश करने में कितनी कॉस्ट आ रही है, कितना टाइम लग रहा है, कितना पेपर वर्क हो रहा है, ये सब चीजें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखता है। तो 8 पिलर्स हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के। नया बिजनेस स्टार्ट करना, परमिट ऑब्टेन करना, लाइसेंस प्राप्त करना, लोन कितना आसानी से मिल रहा है, प्रॉपर्टी कितना आसानी से रजिस्टर हो रही है, टैक्स कैसे पे करना पड़ रहा है, सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है या बहुत ज्यादा टैक्स है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो देखो इंडिया ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के मामले में अच्छा काम किया था। 2014 में इंडिया की रैंक 142 थी और 2019 में इंडिया की रैंक घट के 63 हो गई। बहुत बड़ा जंप था। लेकिन फिर देखो वर्ल्ड बैंक ने ये बोला कि भाई ये तो इंडेक्स ही गड़बड़ है। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि इंडेक्स के लिए जो डेटा हम इकट्ठा करते हैं ना, उस डेटा में इरेगुलरिटीज हैं, गड़बड़ियां हैं। तो 2021 से ना ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट जो थी वो पब्लिश नहीं की गई। यानी ये वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स पब्लिश होता था, ये रिपोर्ट पब्लिश करना वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दिया 2021 में। अब इसकी जगह ना एक नया सिस्टम आया है जिसका नाम है बी रेडी रिपोर्ट, बिजनेस रेडी रिपोर्ट, बी रेडी रिपोर्ट। अब ये कौन जारी करता है? इसे भी देखो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही पब्लिश किया जाता है। चलो देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट तो बंद हो गई थी, इसकी जगह बी रेडी रिपोर्ट आना स्टार्ट हो गया। बट आप दूसरी रैंकिंग्स देख लो, आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025, इसमें इंडिया का स्थान 2021 में 43वां था और 2025 में 41वां हो गया। तो इसमें इंडिया ने अच्छा किया है। फिर एक वर्ल्ड बैंक गवर्नमेंट टेक मैच्योरिटी इंडेक्स है। अब इंडिया इस इंडेक्स में ना कंसिस्टेंटली ग्रुप ए में आ रहा है। ये इंडेक्स ये बताता है कि सरकार ने ना पब्लिक सर्विसेज में कितना डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करना स्टार्ट किया है। तो इंडिया लगातार पब्लिक सर्विसेज में ना डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। तो इंडिया लगातार इस इंडेक्स में ग्रुप ए में आ रहा है। फिर देखो यूएन का एक ई गवर्नमेंट सर्वे है। अब इस सर्वे में भी ना इंडिया को काफी हाई स्कोर मिला है, ऑनलाइन सर्विसेज के इंडेक्स में, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में। देखो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, मतलब क्वेश्चंस में, आंसर्स में आप सरकार की तारीफ भी तो करोगे ना, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। स्कीम्स पता होनी चाहिए, कुछ अच्छी चीजें पता होनी चाहिए, तभी तो आप चैलेंज लिखोगे। आप चैलेंज लिखोगे, क्रिटिसिज्म लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। कुछ अच्छी चीज देख लीजिए सरकार की, जैसे स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया जनवरी 2016 में। इसका मकसद ये था इंडिया में जो नौकरी ढूंढने वाले हैं ना, उनको जॉब क्रिएटर बनाना, नौकरी देने वाला बनाना। और इसके लिए सरकार ने काफी सारे फंड्स भी लॉन्च किए थे, सीड फंड, फंड ऑफ फंड्स, इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया था, क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की थी, बहुत सारी चीजें लॉन्च की थी। फिर एक स्पाइस प्लस पोर्टल है, स्पाइस प्लस पोर्टल। ये क्या करता है? ये देखो एक क्लिक पे ना कंपनी का बनाना, पैन नंबर मिलना, टैन नंबर मिलना, ईपीएफओ अकाउंट खुलना, सब एक क्लिक पे हो जाते हैं। तो सब कुछ इंटीग्रेट कर दिया, समझ गए? ये सारी चीजें एक क्लिक पे हासिल हो जाती हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे नई एमएसएमईज बनाना बहुत आसान है, पेपरलेस है, फ्री है, सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ में नई एमएसएमई बन जाती है। जून 2026 तक 8,58,000 एमएसएमईज बन गई हैं। फिर ये और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे प्रीवेस 2.0 की सहायता से ना इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना काफी आसान हो गया है। एक ही विंडो से एक ही वेबसाइट पे जाके वाइल्ड लाइफ, सीआरजेड क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस सब कुछ मिल जाता है। लीगल टाइमलाइन 105 दिनों की है, एक्चुअल में देखो 64 डेज में ही मिल जाते हैं ये सारे क्लियरेंस। सरकारी दफ्तर जो प्रोक्योरमेंट करती हैं उसके लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, 2016 से ये बना हुआ है। और फाइनेंशियल ईयर 2026 में 5 लाख करोड़ तक की प्रोक्योरमेंट की है सरकारी दफ्तरों ने इस ऑनलाइन पोर्टल की सहायता से। लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज कर दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को एआई के साथ में अपग्रेड कर दिया गया है। अब कंपनीज अपनी रिपोर्ट फाइल करती हैं, उनकी ई स्क्रूटनी हो जाती है, कोई मामला आता है तो ई एडजुडिकेशन हो जाता है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम कर दिया गया है। अब इन सब चीजों से हुआ क्या है? अब इन सब चीजों से देखो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा है,
इंडिया ने ना 2000 से लेके 2025 के बीच में ना कितना एफडीआई प्राप्त किया है? इन 25 सालों में $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का एफडीआई इंडिया ने प्राप्त किया है। 2013-14 में एफडीआई का फ्लो $36 बिलियन था, जो कि अब बढ़ के $80 बिलियन हो गया है। इंडिया ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब नए सिरे से कोई बिल्डिंग बनाना, उसके लिए बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आती है, नई बिल्डिंग बनाने का मतलब कोई फैक्ट्री बनानी है, कोई उद्योग चालू करना है, उसके लिए नए सिरे से सब कुछ हो रहा है, और इसमें जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है उसे बोलते हैं ग्रीनफील्ड एफडीआई। तो जो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में इंडिया टॉप ग्लोबल डेस्टिनेशन है। इसके अलावा देखो, बिजनेस चलाना तो आसान हो गया है, इसके अलावा लोकल लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ी है। अब देखो, नियरली 48% रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स में ना कम से कम एक महिला डायरेक्टर या फिर पार्टनर है। तो वुमेन एम्पावरमेंट भी इससे हो रहा है। डिजिटल लिटरेसी तो बहुत ज़्यादा आ गई है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हमारे देश में हुई है। ये डेटा यूज कर लीजिएगा ऐसे में, या फिर ये तो कहीं पे भी यूज हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2017 में यूपीआई की ट्रांजैक्शन सिर्फ 2 करोड़ थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026 में यूपीआई की ट्रांजैक्शन 24,162 करोड़ है। यूपीआई की वैल्यू 0.07 लाख करोड़ थी 2017 में, और 2026 में 314 लाख करोड़ की यूपीआई ट्रांजैक्शंस की वैल्यू है। 2017 में डीएसटी देने वालों की संख्या 60 लाख थी, 2026 में बढ़ के 1.64 करोड़ हो गई है। और ई वे बिल 2018-19 में 15.74 करोड़ कटते थे, अब बढ़ के संख्या हो गई है 188.27 करोड़। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी इंडिया का जो स्थान है काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। 2014 में कितना था? सिर्फ 54, और 2023 में 38 हो गया है। ओएनडीसी पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसने देखो ई कॉमर्स सबके लिए अवेलेबल करवा दिया है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट की मोनोपोली ना रहे, ड्यूपोली ना रहे, मतलब जो आम सेलर है, दुकानदार है, वो भी अपने माल को ई कॉमर्स की सहायता से बेच के, उसके लिए है ओएनडीसी। अभी 6 लाख प्लस सेलर्स हैं, ओएनडीसी का फायदा उठा रहे हैं, 616 प्लस सिटीज में हैं। अब राइटर बोलते हैं, देखो चैलेंजेस भी हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित। सबसे पहला चैलेंज है कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट क्राइसिस। इंडियन कोर्ट्स में ना 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। मान लो 2 बिजनेसमैन के बीच में, 2 फर्म्स के बीच में लड़ाई हो गई, कोर्ट में मामला चलता रहता है, तो इससे ना इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो हिल जाता है कि भाई अगर हमने सामान बेच दिया, सामने वाले ने पैसे नहीं दिए, हम तो कोर्ट के चक्कर काटते ही रह जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने वाले सिस्टम बहुत बेकार है इंडिया में, पैसा चलता है कोर्ट में भी। इंटरस्टेट रेगुलेटरी वेरिएशन, जो लेबर लॉज हैं या फिर लैंड लॉज हैं वो भी स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। महाराष्ट्र में अलग सिचुएशन है, तमिलनाडु में अलग है, हरियाणा में अलग है, तो बिजनेसेस भी कंफ्यूज्ड हैं क्या फॉलो करें, कहाँ पे कैसे। लैंड एक्वायर करना हमारे देश में बहुत डिफिकल्ट है, प्रोसीजर्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, ओनरशिप को लेकर डिस्प्यूट्स हैं अभी भी लैंड में, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डिले हो जाता है। लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी भी काफ़ी हाई है। इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट 13 से 14% ऑफ जीडीपी है, जबकि डेवलप्ड नेशंस में लॉजिस्टिक कॉस्ट 7 से 8% ऑफ जीडीपी है। तो इसलिए कंपनीज के लिए यहाँ पे माल को भेजना लाना महंगा पड़ता है। लॉजिस्टिक मतलब सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। अभी भी देखो एमएसएमईज में ना डिजिटल लिटरेसी बहुत कम है। छोटे छोटे जो बिजनेसेस है ना वो जीएसटी को पूरी तरह से यूज नहीं कर पाते। ई इनवॉइसिंग का इशू है। ओएनडीसी के बारे में कितने कम फर्म्स को पता है, बहुत कम फर्म्स इसका फायदा उठा रही हैं। एमएसएमईज को लोन मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनके पास में गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, तो उनको बहुत महंगा लोन लेना पड़ता है इधर उधर से। और रेगुलेशन में अभी भी दिक्कत है। कंस्ट्रक्शन माइनिंग सेक्टर में ना बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, डिले हो जाता है काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट, तो ये चैलेंजेस हैं। तो वे फॉरवर्ड में राइटर ये बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करो, स्टेट्स का आपस में कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन कुछ कंसेप्ट ऐसे होने चाहिए जिस पे सारे स्टेट मिलके कोलैबोरेट करें, यूनिफॉर्म लॉज हों। जैसे इन्वायरमेंट के मामले में सभी राज्यों में यूनिफॉर्म लॉज हों, सेम लॉज हों, ताकि कंपनीज को दिक्कत ना आए। जुडिशियल रिफॉर्म जल्द से जल्द आने चाहिए ताकि कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करना आसान हो, कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग ना रहें। इसके लिए
अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, इनको इन्फोर्स किया जा सकता है, इनको प्रमोट किया जा सकता है। डिजिटल गवर्नेंस को और सिखाओ, सभी पोर्टल्स को इंटीग्रेट कर दो। फिर लॉजिस्टिक एफिशिएंसी लेके आओ। लॉजिस्टिक कॉस्ट जो अभी 13-14% ऑफ जीडीपी है, ये सिंगल डिजिट में आना चाहिए। इसके लिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, पीएम गति शक्ति, इनको और अच्छे से आप इंप्लीमेंट करो। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है। और रेगुलेशन देखो ट्रस्ट बेस्ड होना चाहिए। छोटी छोटी गलतियों के लिए अभी सजा का प्रावधान है, वो नहीं होना चाहिए। फाइन का प्रोविजन कर सकते हो, लेकिन छोटी छोटी गलतियों को जेल में डालने का प्रोविजन है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो आंसर्स में। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा था, ये आप अटेम्प्ट कीजिए। फिर इसके बाद में ये मेंस के क्वेश्चन है, जहां पे आज के आर्टिकल्स के पॉइंट यूज हो सकते थे। ये 2019 में पूछा था यूपीएससी ने। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।